तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है, तो आपको पेशेंटली इसे सुनना है, इसके क्वेश्चन नोट करने हैं और समझना भी है ना? मैं कोशिश करूँगा इसे जल्दी खत्म कराने की, बट एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें टाइम तो लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जब हम ये वर्ड बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है? कुछ तो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है और कुछ सिस्टम है, ठीक है? तो मैं जब कहता हूँ सिस्टम, तो ये कुछ ऑर्गेनेल के ग्रुप से बना होगा, ठीक है? बहुत से लोग होंगे उसमें। तो पहला हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पार्ट है, गोल्गी बॉडी इसका पार्ट है, ठीक है? देन लाइजोसोम इसका पार्ट है, वैक्यूल इसका पार्ट है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है? इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब ये सिस्टम क्यों है? क्योंकि इनके जो फंक्शन है, दे वर्क टुगेदर, ठीक? ये साथ में मिलकर के काम करते हैं, इसलिए हम इसे फंक्शन कहते हैं, ठीक है? तो देयर फंक्शंस आर देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। उनके जो फंक्शंस होते हैं ना, वो सब कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनल को पढ़ेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है? मैं पेन चेंज करता हूँ, ये न्यूक्लियस है। इसके साथ ये अटैचमेंट देखिए किस चीज़ की है। ये अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है, ठीक है? तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो तरीके से हो सकता है। एक रफ हो सकता है, रफ ईआर, इसको हम ईआर भी कहते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला हो सकता है, और स्मूथ वाला भी हो सकता है। ये रफ वाला कब होगा? रफ वाला जब होगा जब इसमें ये डॉट्स प्रेजेंट होंगे। रफ कब होता है सरफेस? जब उसमें कुछ डॉट्स प्रेजेंट हो, ना, मतलब कुछ इरेगुलर सरफेस हो। तो ये डॉट्स क्या हैं? दीज आर राइबोसोम्स। हमने पढ़ा था ना, राइबोसोम्स पाए जाते हैं एनिमल या प्लांट की सेल में। ये जो राइबोसोम होते हैं ना, इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है, ठीक है? ये भी हमने पढ़ चुका है। तो बेसिकली राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, इनडायरेक्टली यही काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के काम आ रहा है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसमें नो राइबोसोम, कोई भी राइबोसोम है नहीं, तो सरफेस क्या है? स्मूथ है, इसलिए स्मूथ बोल दिया। अब इसमें क्या फंक्शन होगा? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है? लिपिड यानी फैट का जो सिंथेसिस होता है, ये हमारी बॉडी में एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। इसे आरईआर कहेंगे और इसे एसईआर कहेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखें। लिपिड के अलावा लिपिड क्या करेगा? स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है? स्टीरॉयड एक तरह का लिपिड ही है। स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस एसईआर कराता है, ठीक है? यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है? ये देखिए, न्यूक्लियस के साथ ये कंटिन्यूअस कौन सा वाला है? ये पूरा आर ई आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ इकट्ठे पाया जाता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई सेल देखी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से ये आपने क्या देख लिया? ये आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर देख लिया। अब ये जो ईआर होता है, ये क्या करता है? सेल के बाहर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये सेल के बाहर बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस के बाहर और इन सब ऑर्गेनल के बाहर ये साइटोप्लाज्म। हमने डिस्कस किया था ना, एक कटोरा मानिए, कटोरे में फ्लूइड भरा है और उसमें बाकी चीज़ें तैर रही होती हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियस के साथ और क्या है? यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या तैर रहा है? ये साइटोप्लाज्म है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड कर देगा पूरे सेल को दो कंपार्टमेंट में, ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिवाइड करता है सेल को दो कंपार्टमेंट में। वो कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं? दो कंपार्टमेंट्स इसमें कौन से मिलेंगे हमें? बेसिकली एक हो गया जो ये जो खाली स्पेस है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो इसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और ये जो बाहर की है, ल्यूमन के बाहर, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जहाँ पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है? तो दो तरह के कंपार्टमेंट हो गए, एक ल्यूमन के बाहर, एक ल्यूमन में, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं एक बार बुक की रीडिंग दिखा दूं, यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? नेटवर्क है या रेटिकुलम बनाता है, वो एक ही वर्ड है ना, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है ना, ये देखिए ऐसे, ये हुआ, देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, ये बहुत से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसको हम नेटवर्क या रेटिकुलम कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं, ठीक है? और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियस के साथ जुड़ा है। न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है ना, लेयर होती है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है?
उसको हम ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो डिवाइड करता है सेल को, अब ये सेल बना दे रहा मैं, सेल को एक तो अंदर का जो पोर्शन है इसके अंदर का ये ल्यूमन कहलाता है, ठीक है, ये ल्यूमिनल, और ये जो इसके बाहर है ये वाला ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। दो कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइडेड होता है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम, जिनके पास राइबोसोम है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये राइबोसोम है तो उसको हम क्या कहते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनमें एब्सेंट है तो उनको SER, यहाँ नहीं है तो ये SER, तो ये वाले क्या है RER और ये वाले SER, ठीक है। अब RER प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं और उनकी सेक्रीशन है ना, और वो कंटिन्यूअस होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये देखिए मैंने बना के दिया ये वाले, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER जो होता है वो लिपिड को सिंथेसिस करेगा और स्टीरॉयडल हार्मोन बनवाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नाम सुनने मिल रहा है साइंटिस्ट का, ठीक है, तो थोड़ी देर में आपको नाम सुनने मिला। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आपने पढ़े हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको याद करते जाना है आपने कहाँ कहाँ ये नाम पढ़े हैं। रॉबर्ट ब्राउन पढ़ा है, मैंने आपको रॉबर्ट हुक भी बताया था, रॉबर्ट हुक भी आपको याद होना चाहिए। मैथियस शील्डन भी आपको बता चुका हूँ, मैथियस शील्डन किस में काम कर चुके हैं, मैथियस शील्डन। देन यू हैव थियोडोर शॉन भी बता चुका हूँ, ठीक है। देन आपको मैंने रुडोल्फ वर्शू भी बता दिया है, एंड लास्टली सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। आपने अगर इन सब के बारे में नहीं पढ़ा है या जानते हैं तो प्लीज़ विजिट अदर लेक्चर और उन्हें देखिए, आपको ये समझ में आएगा। इसी लिस्ट में मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इनकी डेट आपको याद रखनी है, इनकी डेट है 1898, इसकी डेट थी 1972, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक डेट्स तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनने गोल्गी बॉडी जो होती है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या बॉडी, उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने देखा था कि ये सेल है, यहाँ पर कुछ चीज़ बहुत डार्क स्टेन्ड है, ठीक है। तो उन्होंने बोला डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब नेटवर्क, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के पास है। तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसके पास कुछ बहुत गहरा स्टेन कुछ स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने गोल्गी बॉडी नाम दे दिया, ठीक है। ओके, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं ये कैसा दिखता है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि इसमें क्या चीज़ है। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर गोल्गी अपैरेटस बॉडी या कॉम्प्लेक्स जो भी आप कहना चाहें उसका है। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने। एक नाम आप और सुनेंगे क्रिस्टे, ये किसमें होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिस्टर्ने ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। देखिए ट्यूब जैसा दिखने वाला, ठीक है, या कुछ ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर, ये फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ये गोल्गी बॉडी में दिखेगा, ठीक है। डिस्क शेप दिख सकता है आपको, ठीक है, जैसे ये पूरी डिस्क बनी हुई है, एक फिर दो ऐसी डिस्क दिखेंगी, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। सिस्टर्ने का साइज आपको ध्यान रखना है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ना वो है, ओके। तो ये आपको याद हो गया। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, ये इस साइड आपको जो दिख रहा है और ये दोनों साइड एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है, लेकिन इनके फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरफ वाले को सिस कह दो, इस तरफ वाले को ट्रांस कह दो। इसका दूसरा नाम क्या है इसके शेप के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स। इसका क्या नाम है, कॉनकेव। अब देखिए इसका एक और नाम है, वो नाम हम पता करते हैं, ठीक है। इसका भी एक और नाम है, वो हम पता करते हैं। तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से अटैच कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था। स्मूथ और रफ दोनों है क्या, यस, स्मूथ और रफ दोनों हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये राइबोसोम वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये RER है और ये SER है। इनने क्या किया, इन्हें प्रोटीन बनाया और इसने क्या किया, इसने लिपिड बनाया, ठीक है। अब ये प्रोटीन और लिपिड, मान लीजिए एक कलर हम चेंज कर लेते हैं, तो ये प्रोटीन था, अब ये प्रोटीन जाएगा कहाँ, ये जाता है इस फेस की तरफ, ठीक है, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग, इसका नाम होता है फॉर्मिंग, कुछ बनाने वाला, इस फेस की तरफ जाता है। मान लीजिए लिपिड भी है, वो भी इस तरफ गया और वो प्रोसेस होगा, क्या होगा, इसके बीच में क्या हो रहा है, पैकेज, प्रोसेस और मॉडिफाई, ठीक है। कुछ इनमें से कुछ चीज़ हो रही है उसके अंदर। वंस वो हो गया तो वो कहाँ से निकल जाएगा, कॉन्केव, ट्रांस या मैच्योरिंग, जहाँ पर मैच्योर होकर के कुछ चीज़ निकल रही है, ठीक है, मैच्योर होकर हम निकलते हैं। तो मैच्योर होकर जो जहाँ से निकल रही है, मान लीजिए ये कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो ये जो प्रोसेस है ये गोल्गी बॉडी से हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, आपके पास था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने भेजा गोल्गी बॉडी के पास, जो उसने बनाया था वंस वो मॉडिफाई हो गया, वो यहाँ से निकला। ये लाइजोसोम भी बना सकता है, ठीक है, ये तीसरा वाला जो हम पढ़ते हैं ना, ये लाइजोसोम भी बना सकता है। तो ये जो लाइजोसोम है ना, ये किसका प्रोडक्ट है, ये गोल्गी बॉडी का प्रोडक्ट है। सो लाइजोसोम भी किसका पार्ट है, लाइजोसोम भी गोल्गी बॉडी का पार्ट है। इसलिए तो हम इन सब स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिलकर के क्या बोलते हैं कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। वैक्यूल भी कहीं ना कहीं इनसे लिंक्ड होता है, ठीक है, इनकी फंक्शंस को सपोर्ट कर रहा होता है।
तो मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ से बता दिया, ठीक है। अब आप एक बार रीड करें यहाँ से, लेट मी टेल यू। ये फ्लैट हो सकते हैं, डिस्क शेप, सैक, सिस्टर्न, कितना डायमीटर है ये भी लिखा दिया है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इस तरीके से एक साथ जुड़े हुए रहेंगे। ओके, देन गोल्गाई सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, कॉन्सेंट्रिकली यानी एक के अंदर एक, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको आप जब सामने से देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। ओके, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज। और यहाँ पर लिखा है नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के पास। तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेज, कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज हमने डिस्कस किया। सिस और ट्रांस फेज डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, पैकेजिंग। मैंने 3 फंक्शन बताए, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन यानी आप प्रोसेस करेंगे कुछ, और यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और बेसिकली लेट अस सर्च क्या है ना, पढ़ करके सर्च करते हैं। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग टू बी डिलीवर टू सम सेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो ये सेल के अंदर भी अपना सामान भेज सकता है या सेल के बाहर भी, ठीक है। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था मटेरियल जिसको पैकेज होना था, उस सिस फेज पे गया, फिर वो मूव किया मैच्योरिंग फेज से और वहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। तो बहुत से प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकालता है वो क्या करता है, सिस्टर्ने के पास भेजता है, फिर वो ट्रांस फेज से निकल के आते हैं। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्गा एपेरेटस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने के काम आती है, ठीक है। ओके, ये 3 काम, और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर आपको याद हो गया सो वेल एंड वेरी गुड। नेक्स्ट अब हमारे पास है लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लाइजोसोम के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, एक मेम्ब्रेन बना लीजिए, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस डाल दीजिए। ओके, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अंदर ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, मेम्ब्रेन है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। इनका हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस दरअसल ना क्लास होती है किस चीज़ की, एंजाइम की, ठीक है। इसके अंदर बहुत से एंजाइम आते हैं, इसके अंदर बहुत से एंजाइम आते हैं, ये खुद एक बड़ी सी क्लास है। इसके अंदर आप दूसरे एंजाइम्स रख सकते हैं, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है। अब होशियार बच्चे तो समझ ही गए हैं, ठीक है, कि एजेस जो होता है ये किसके पीछे लगता है, एंजाइम के पीछे। एंजाइम का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम, वो चीज़ों को तोड़ने के काम आ रहा है, ठीक है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एंजाइम का काम होता है, जनरलाइज्ड काम, ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं, ठीक है, और ये एंजाइम कब एक्टिव होंगे, जब यहाँ पर एसिडिक पीएच होगी, ठीक। जब एसिडिक पीएच होती है ना तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एंजाइम डाइजेस्ट किस चीज़ को करेंगे, अब कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट को हाइड्रेजेस करेगा, प्रोटीन को प्रोटीएजेस करेगा, लाइपेज को, लिपिड को लाइपेज करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 4 को अलग से बताया है, ये 3 और 4 बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। अभी ये थोड़े बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए बुक ने इनको नहीं लिखा है, ठीक है, वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहते। तो बस आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब वैक्यूल को समझाने के लिए मैं बिल्कुल एक नया पेज ले लेता हूँ, तो वैक्यूल को समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए, वैक्यूल एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, और ये कैसा है पता है आपको, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर द ग्लिच, यहाँ पर एक एरर हो गया मुझसे, ठीक है, इसको हम सुधारते हैं। ये एक एम्प्टी स्पेस है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। तो ये वैक्यूल हो गई। ये जो बाहर की तरफ ये दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन है, ये इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। मैं समझ गया कि एम्प्टी स्पेस है, ये मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन जो है टोनोप्लास्ट है, और ये सिंगल लेयर यानी एक लेयर की बस होती है ना, ये सिंगल लेयर है, एक लेयर की पतली सी मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या आता है, इसके क्या फंक्शन है, ये आयन एक्सचेंज कराती है। आयन किसे कहते हैं, आयन कहते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल को, ठीक है। चार्ज्ड मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। चार्ज मॉलिक्यूल का मतलब जिन पर चार्ज हो, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन है, ये आयन्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम का काम होता है इसमें ना, तो यहाँ पर क्या ये अंदर डालते हैं, पोटेशियम को, क्लोराइड को, सोडियम को, बहुत से आयन जो होते हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब ये जो आयन्स हैं ये अंदर कैसे जा रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट होगा,
यहाँ आपको ट्रिपल स्टार लगा के लिखना है कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ओके, तो सर मुझे ये समझ में आया कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है अगेंस्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, प्लीज़ वॉच माय लेक्चर जहाँ पर मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का क्या मेनली सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर दोनों क्लास मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो यही इस बात का सिग्निफिकेंस है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पर क्या होता है, मेनली आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स को है ना अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, टोनोप्लास्ट facilitates the transport of number of ions other material against concentration gradient in the vacuole। सो मुझे ये याद हो गया। और यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हायर होगी वैक्यूल में देन साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल क्लियर है? ओके, 6 भी क्लियर है? क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, वैक्यूल। वैक्यूल में कितने तरह के वैक्यूल हमने अभी तक पढ़े हैं? ओके, लेट मी ट्राई टू रिवाइज। ठीक है, हमने पीछे भी पढ़े हैं, आपको ध्यान है? ओके, सो मैंने बोला कि वैक्यूल में आपने अभी तक सिर्फ एक ही नाम पढ़ा है, वो है गैस वैक्यूल। ठीक है, और ये कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये आप कमेंट्स में बताइए, है ना? ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, और उसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन भी आपको बताना है। जो अभी तक देख रहे हैं उनको पता हो जाना चाहिए कि गैस वैक्यूल क्या है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल से ही समझ में आ रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पानी को या आयंस को रेगुलेट करेगा, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? Let me tell you, this process to regulate water and ions is known as osmoregulation। ठीक है, और ये किसमें करेगा? ये वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? वेयर? ठीक है, ये कहाँ पर है और किसमें कर रहा है? इट इज देयर इन, यस, इट इज प्रेजेंट इन अमीबा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट टू टेक अप इज फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड है तो खाना स्टोर करेगा। ठीक है, ये खाना खाने के काम आएगा, तो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रोटिस्टा में। ठीक है, ये हम डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि अमीबा कहाँ है, प्रोटिस्टा कहाँ है। हालांकि अमीबा भी एक तरह के प्रोटिस्टा ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे। लेकिन गैस वैक्यूल हमने कहाँ पढ़ा था ये आपको बताना पड़ेगा। तो वैक्यूल को अगर मैं समराइज करूँ तो आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से या यहाँ से, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड टिल हियर कि हमें यहाँ तक तो क्लियर रहे वैक्यूल के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। सो दिस इज वीडियो ऑन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो कमेंट डाउन व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू।